स्वागत है आप सभी का लूसेंट द्वारा टीसीएस में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों के संग्रह में, जो आपके आगामी एसएससी, एमटीएस, रेलवे, आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा करता है? हरियाणा, हिमाचल, मिजोरम या पंजाब? तो आपको देखना होगा एक बार भारत का मैप, जो मैं हल्का सा बना देता हूँ, एक रफली मैप आपके सामने। मैप अच्छा बने चाहे नहीं बने, आपको समझ में आना चाहिए। तो ये मैप है भारत का। देखिए, हरियाणा जो है इस तरफ स्थित है, मिजोरम यहाँ पे है सबसे नीचे में, पंजाब की बात करें तो वो भी यहाँ पे है। तो कौन सा बच गया? हिमाचल प्रदेश, जो कि यहाँ पे स्थित है और यहाँ पे ही चीन है। तो इस तरह से हम ये समझ लगते हैं कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हिमाचल प्रदेश जो है चीन के साथ सीमा साझा करता है। तो एक चीज़ और पूछा जाता है कि और कौन कौन से राज्य हैं जो कि चीन के साथ सीमा साझा करता है। तो आपको याद रखना होगा, यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम चीन के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, और जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे वो भी चीन का साथ सीमा साझा करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला मिली थी? धौलावीरा, गोलाधोरो, कालीबंगा या फिर लोथल गुजरात में? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, धौलावीरा गुजरात में जो है पहली खगोलीय वेधशाला जो मिली थी। कहाँ मिली थी? धौलावीरा गुजरात में। और ये कच्छ का जो रन है, कच्छ के पास क्या एरिया है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। और जो हड़प्पा के बारे में एक और चीज़ जान लीजिएगा कि ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। धोलावीरा को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर 2021 में रखा गया था। तो ये भी करंट का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ हम प्रश्न देखेंगे, साथ ही साथ उससे जुड़े अन्य तथ्यों को भी याद कर लेंगे, ताकि एक साथ कई प्रश्न हो जाए। बाजार अर्थव्यवस्था में अदृश्य हाथ किसे माना जाता है? पैसा, व्यापार, प्रतियोगिता या मांग और आपूर्ति? देखिए, अगर आप इसे रटने का कोशिश करते हैं तो अभी तो आप रट लीजिएगा, लेकिन बाद में भूल जाइएगा। इसलिए प्रश्न को ऐसे समझिए कि आपको एग्जाम तक याद हो जाए। तो देखिए, अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड है। इसका मतलब क्या है? जिसके कारण अर्थव्यवस्था बढ़ती है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रतियोगिता, यानी कंपटीशन। होता क्या है कि अगर बाजार में अच्छा कंपटीशन हो, प्रतियोगिता हो, अगर आप मान लीजिए एक ही चीज़ के कई ब्रांड हैं तो आप बेस्ट ब्रांड चुनेंगे, और अगर एक चीज़ का एक ही ब्रांड है तो आप जो है वही चीज़ को लेने पे मजबूर रहेंगे। तो बाजार बढ़ेगा नहीं, अर्थव्यवस्था बढ़ेगा नहीं। इसलिए अर्थव्यवस्था में अदृश्य हाथ प्रतियोगिता को माना जाता है, जिसके कारण जो है अर्थव्यवस्था बढ़ती है। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, यह प्रसिद्ध नारा कहाँ से लिया गया था? तो सबसे पहले समझना है, प्रतिनिधित्व का मतलब तो आप सभी जानते हैं, रिप्रेजेंटेशन। कराधान का मतलब क्या होता है? टैक्स। यानी अगर कोई रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो हम टैक्स जो है नहीं देंगे। तो ये नारा कहाँ का था? फ्रांस ब्रिटिश गृह युद्ध का, भारत का या फिर अमेरिका का? तो ये जो नारा था, ऑप्शन डी, यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। आपको ये बात पता होना चाहिए कि अमेरिका भी हमारी तरह ब्रिटेन का गुलाम था, और वहाँ पे ब्रिटेन के जब वहाँ पे आंदोलन हो रहा था अमेरिका में, स्वतंत्रता संग्राम, तो उन्होंने ये बोला था कि हम कोई भी टैक्स नहीं जमा करेंगे जब तक कोई हमारा प्रतिनिधित्व ना करे हमारे अमेरिका से। अब देखिए, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तुर्क कुलीन तुर्कान ए चहलगानी किसके द्वारा बनाया गया? ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या बलबन? अच्छा, ये जो है ऐबक जो है वो गुलाम वंश के संस्थापक थे, तो इसको आप पहले याद रख लीजिए। और यहाँ पे जो सभी दिख रहे हैं ये सभी गुलाम वंश के संस्थापक थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका सीरीज भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, कुआ ई र ब। तो ये सीरीज पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था आराम शाह, आराम शाह का इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का रजिया, रजिया का बलबन। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे हो जाएगा आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया और फिर बलबन। रजिया के बारे में एक चीज़ और है कि रजिया जो है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी। तो ये भी पूछा जाता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है? महिला शासिका जो थी वो थी रजिया बेगम। और इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है? तो तुर्कानी चहलगानी किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कानी चहलगानी। होता क्या था कि 40 जो है 40 तुर्की बंदे इसमें रहते थे, जो कि काफ़ी पढ़े लिखे थे, होशियार लोगों को इनमें रखा जाता था, और उनके मदद से जो है राजपाट व्यवस्था में मदद इनका लिया जाता था, 40 होशियार लोगों का। तो इसे ही तुर्कानी चहलगानी कहा गया था, ठीक है? और इसमें सिर्फ तुर्की ही नहीं, जो नॉन तुर्की थे उन्हें भी शामिल किया गया था दिल्ली सल्तनत में। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से उधार नहीं ली गई है?
ठीक है, कई बार यहाँ पे ली गई है, आदमी नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये ध्यान देना है अगर आपका परीक्षा में प्रश्न आता है। कानून का शासन, समवर्ती सूची, सरकार का कैबिनेट रूप या संसदीय स्वरूप। तो आपको पहले याद रखना होगा कि कौन कौन सा ब्रिटिश से लिया गया है। तो कानून का शासन लिया गया है, कैबिनेट भी लिया गया है, संसदीय रूप भी लिया गया है, यानी कौन सा नहीं लिया गया है, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची लिया कहाँ से गया है, तो ये भी याद रख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है और ब्रिटिश से ये सब कुछ लिया गया। देखिए, मैं एक एक प्रश्न को डिस्कस कर दे रहा हूँ अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और आपको कोशिश ये करना है कि सारा का सारा प्रश्न अभी याद हो जाए, बात के लिए कुछ भी बचा के रखना नहीं है। तो पढ़ते पढ़ते याद करने की कोशिश करेंगे हम, और जब रिवीजन करेंगे तो ये पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एशिया और उत्तरी अमेरिका को किसके द्वारा अलग किया जाता है? बास, डोबर जलडमरू, बेरिंग जलडमरू या कुक। तो किसके द्वारा किया जाता है, इसे हम थोड़ा समझेंगे। तो देखिए, एशिया का जो ये वाला पार्ट है, ये रूस का एरिया है, मतलब पूर्वी एशिया, रूस। और यहाँ जो है उत्तरी अमेरिका का पार्ट है ये, ठीक है। और ये कनाडा का हिस्सा है, कनाडा का हिस्सा है, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है। तो देखिए, आपको ये कैसे याद रखिएगा। और यहाँ एग्जाम में क्या होता है कि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कनाडा का ये पार्ट, इसको अलास्का भी बोला जाता है, ठीक है। तो इनके बीच जो है ये है बेरिंग जलडमरू, ठीक है। एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच है बेरिंग जलडमरू। लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको याद कैसे रखना। देखिए, रूस है और अमेरिका में दुश्मनी है, ठीक है। रूस और अमेरिका में बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, तो यहाँ के लोग आपस में बात नहीं करते हैं और ये बोर हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा बोर होने के बाद कारण इनके बीच क्या है, बेरिंग जलडमरू है, यानी बोरिंग जलडमरू मध्य है। किसके बीच है, अब आपको याद रहेगा, रूस और अमेरिका के बीच है। और रूस जो है वो है आपका एशिया का पार्ट, मतलब रूस का अधिकतर पार्ट एशिया में है। तो एशिया का पूर्वी पार्ट जो रूस है, और अमेरिका के बीच जो है बेरिंग जलडमरू मध्य है। ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। और अगर आपको समझने में अभी भी कोई तकलीफ है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। निम्न में से किस देश में विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार है? कुवैत, इराक, ईरान या सऊदी अरब। तो देखिए, इन दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन डी सऊदी अरब में जो है पेट्रोल का सबसे बड़ा भंडार है। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है, तो वेनेजुएला में जो है दुनिया में सबसे बड़ा तेल का भंडार। वेनेजुएला जो है साउथ अमेरिका का पार्ट है, उसमें है, दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। लेकिन इसमें दिए गए ऑप्शन में सऊदी अरब जो है वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर आता है। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हैं तो राष्ट्रपति कौन बनेगा? लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश, महान्यायवादी या राज्यसभा के सभापति। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो जो है राष्ट्रपति बनेगा। इसका कहाँ से एग्जाम्पल मिलता है? इसका एग्जाम्पल मिलता है कि जब 1969 में क्या हुआ था कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी, जो भारत के राष्ट्रपति थे, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट को जो है राष्ट्रपति बनाया गया था। और जब वाइस प्रेसिडेंट की मृत्यु होती है तो वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति बना लिया जाता है। आपको याद होगा कि जाकिर हुसैन थे उस समय, जाकिर हुसैन, उनकी मौत के बाद जो था वीवी गिरी जो बने थे, उपराष्ट्रपति थे, वीवी गिरी को प्रेसिडेंट बनाया गया था। और वीवी गिरी जो है छोड़ दिए थे, उसके बाद एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति बनाया गया था। ये पूछा जाता है। और कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, जाकिर हुसैन के बाद वीवी गिरी, उसके बाद एम हिदायतुल्लाह जो थे, और वो मुख्य न्यायाधीश पहले थे जो कि राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अब देखिए, थाईपुसम भारत के किन राज्यों में मनाया जाने वाला धार्मिक त्यौहार है? थाईपुसम इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अच्छा, एक और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि तमिलनाडु के अलावा थाईपुसम कहाँ पे मनाया जाता है? तो यह है भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ है तमिलनाडु। तो थाईपुसम और कहाँ कहाँ मनाया जाता है, याद रखना, ये श्रीलंका में मनाया जाता है, सिंगापुर में मनाया जाता है, मलेशिया, मॉरिशस और इंडोनेशिया में मनाया जाता है। हुआ क्या था कि दक्षिण भारत में चोल का शासक था, चोल राजाओं का शासक था, और चोल राजा जो थे उनकी नौका यात्रा या नेवी जो थी चौल शासक की बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। तो ये सारे जो एरिया थे आपका, मॉरिशस, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका जो यहाँ पे स्थित है, इन सब में चोलों का ही शासन था। और आज भी वहाँ पे भारतीय सभ्यता की निशानी आपको देखने मिल जाएगी। इसलिए थाईपुसम उन सारे जगहों पे भी आज भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन रहता था? अल्बुर्नी, फरिश्ता, इब्न बतूता या नुनीज। तो इसका सही जवाब है इब्न बतूता, जो है मोहम्मद बिन तुगलक से आप याद रख सकते हैं तूता, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था, 14वीं सदी में आया था, ये भी पूछा जाता है, इसलिए ये भी याद रखना है, ठीक है। और मोहम्मद इब्न बतूता को जो है काजी या जज का उपाधि दिया गया था, काजी या फिर जज। काजी मतलब क्या होता है, जज होता है, ठीक है। तो इसी का उपाधि दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता का, और सुल्तान ने इब्न बतूता को काजी की उपाधि दी थी। कब आया था? 14वीं सदी में। तो एक प्रश्न से आपके 3 प्रश्न कवर हो जा रहे हैं, तीनों के तीनों प्रश्न टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं।
पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती है? उच्च ढाल के कारण। देखिए पश्चिमी घाट में क्या होता है, यहाँ पे ढाल अधिक है, यानी ढाल ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जबकि पूर्व घाट की नदी जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र के एरिया में जो है डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये पूछा भी जाता है। और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा असम में पाया जाता है। माजुली द्वीप का निर्माण डेल्टा द्वारा ही किया जाता है। एशियान का पूर्ण रूप क्या है? एशियान का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, तो ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान जो है। अच्छा, एशियान का जो हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो ये कहाँ है? ये जकार्ता में है। और ये जकार्ता कहाँ है भाई? तो ये इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो जकार्ता बोल दे, इंडोनेशिया बोल दे, एशियान हो गया। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है कि इसमें जो है एशियान में टोटल कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। 1967 में एशियान बना था। 4 प्रश्न आपके एक ही प्रश्न से हो जा रहे हैं। चोल कला में बना बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मैसूर, महाबलीपुरम, तंजावुर, कन्याकुमारी। मुझे लगता है आप सबको जवाब पता होगा। तंजावुर में है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था, तंजावुर में। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बात और है, इसको राजा राज चोला राज राजेश्वरी टेम्पल भी बोला जाता है, राज राजेश्वर टेम्पल। ठीक है, ग्रेट चोला टेम्पल भी इसे ही बोला जाता है। और जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तंजावुर चेन्नई का जो एरिया है उससे बृहदेश्वर मंदिर जो है वो चेन्नई के पास स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गारंटी देता है कि धर्म धार्मिक संस्था का प्रचार के लिए करों का भुगतान के लिए मंजूर नहीं किया जाएगा? यानी कि धर्म के प्रचार के लिए आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कौन सा अनुच्छेद बोलता है? तो ये अनुच्छेद 27 बोलता है। देखिए 25, 26, 27, 28 एक साथ दिए गए हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 27 जो है वो बोलता है कि आपको धर्म के प्रचार के लिए कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी जो है जगदलपुर, जगदलपुर के एरिया में जो बस्तर है उसमें, बस्तर में स्थित है छत्तीसगढ़ में ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, बायोडाइवर्सिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और चूना पत्थर का यहाँ पे, चूना पत्थर जिसको लाइमस्टोन बोले जाते हैं, उसकी गुफा भी यहीं पे पाई जाती है कांगेर घाटी में। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया था? तो सही जवाब सभी को पता होगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया था सत्यमेव जयते। अच्छा, एक और चीज़ पूछा था कि सत्यमेव जयते जो है कब अपनाया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, जब भारत का संविधान लागू हुआ था तभी सत्यमेव जयते को भी अपनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में उत्पादित कुल नमक का 10वां हिस्सा कहाँ से आता है? सामर झील, चिल्का झील, वुलर झील या तमिलनाडु तट से? तो आपने सुना भी होगा सामर झील का अति शुद्ध सूर्या नमक, तो ये सामर झील का ही एरिया है जहाँ से कुल नमक का 10वां हिस्सा आता है। और बहुत ज़्यादा नमकीन ये झील है, खारे पानी की झील है, और ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? सरिस्का, पलामू, श्रीविल्लुपुतूर या नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व? सही जवाब है लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो है श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है लार्जेस्ट। और ये कहाँ स्थित है? ये जो है थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का एरिया भी इसमें आ जाता है, और तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में राज्यों में थोड़ा सा इसका भाग फैला हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा कब शुरू की गई आर्थिक पहल है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल ही में शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है? 23 मई 2022। कब शुरू किया गया है? 23 मई 2022। IPEF इसका नाम है, IPEF जो है जो बाइडेन ने शुरू किया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कच्चे माल और उत्पादन के लिए हाथ में धन किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? तो ये किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? कार्यशील पूंजी। हाथ में धन जो है वो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि धन है तभी तो आप उससे कोई कार्य कर पाइएगा, तो वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल के अंदर धन है। आसान सा प्रश्न था, इसलिए आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान राज्य द्वारा लगाए जाने वाला एक प्रकार का कर नहीं था? कौन सा कर नहीं था ये पूछा जा रहा है। तो खेती पे कर था, आवास पे भी था, मवेशियों पे भी था। लघु उद्योग उस समय उतना नहीं हुआ करता था, लघु उद्योग तो आज का टर्म है, तो आप ऑप्शन से भी इसको समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब, लघु उद्योगों पे कर नहीं था। अच्छा, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ये अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल के प्रमोशन में सहयोग करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि इसका लाभ सभी को मिल जाए।
गर्मी के मौसम के अंत में विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में प्री मानसून वर्षा अत्यंत साधारण है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, काल वैसाखी, जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फिर मैंगो सावर। तो ये क्वेश्चन देखिए अभी हाल ही में एनटीपीसी में भी पूछा गया था, तो इसे मैंगो सावर बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है, केरल और कर्नाटक में प्री मानसून जो वर्षा है इसे मैंगो सावर बोला जाता है, गर्मी के मौसम में होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हिमालयन दर्रा सिपकीला दर्रा स्थित है? चंद्र घाटी, हूंज घाटी, नुब्रा या सतलज घाटी में स्थित है हिमालयन दर्रा सिपकीला दर्रा। अच्छा, सतलज नदी पूछा जाता है कि कहाँ से निकलती है भारत में, तो ये तिब्बत से निकलती है। ठीक है, सतलज रिवर इंडिया में जो है तिब्बत से होकर गुजरती है और इंडिया चाइना बॉर्डर के पास जो है ये घाटी पाई जाती है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न आपको एक साथ याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या बोल रहा है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान में स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है, कब इसकी स्थापना की गई थी, ये पूछा जा रहा था। और देखिए ऑप्शन कितना अच्छा दिया है, 75, 76, 77, 85, तो कन्फ्यूजन तो ऐसे भी होगा। तो ये 1976 में स्थापना किया गया था और ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लेना है, आपको याद रखना है, एसएससी का पूछा गया प्रश्न है। तो 1976 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये क्यों की गई थी, ताकि जो है कपास का जो है प्रमोट किया जा सके यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, तो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या सबसे अधिक है? बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो 2011 में इससे पहले जनगणना हुई थी, आपको पता होगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा 4.1 करोड़ जो है एससी जाति के लोग पाए जाते हैं। ऐसे भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा लोग पाए जाएंगे। केंद्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, मात्स्यिकी का मतलब क्या होता है? मछली। ठीक है, फिश, एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है और ये कहाँ पे स्थित है पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका बैरकपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा? केंद्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। अच्छा, बैरकपुर सुन के आपको कुछ याद आ रहा है क्या? मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे जिन्होंने विद्रोह किया था 57 का, 1857 का विद्रोह जो हुआ था, उसमें मंगल पांडे बैरकपुर में ही तैनात थे और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। आज भी सेना की छावनी बैरकपुर में स्थित है। लाल बालपाल, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए। भारत के स्वतंत्रता सेनानी कम साहब भारत के किस राज्यों से संबंधित हैं? तो इनका नाम अगर आप समझ लीजिए तो राज्य का भी नाम आपको पता चल जाएगा। तो तीनों का नाम देख लेते हैं। लाल का नाम है लाला राजपत राय, बाल का नाम है बाल गंगाधर तिलक और पाल का नाम है बिपिन चंद्र पाल। तो लाला राजपत राय नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो है कहाँ गया? पंजाब से है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कहाँ से हो सकते हैं? महाराष्ट्र से। और बिपिन चंद्र पाल कहाँ से हैं? ये बंगाल से। ठीक है, तो पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल। और ये तीनों जो थे ये गर्म दल के नेता थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। सरकार की एक प्रणाली जहां सत्ता को केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कुलीनतंत्र, संघवाद, लोकतंत्र या राजतंत्र। इसे कहा जाता है संघवाद यानी फेडरलिज्म, FEDRAL, फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है। इसका मतलब क्या है ये भी समझना है। मतलब अगर आप समझ जाइएगा तो याद करने में काफ़ी आसानी होती है, रटने की कोशिश नहीं करना कि केंद्र के पास तो सत्ता होगी ही, लेकिन राज्य के पास भी होगी। यानी सत्ता का विभाजन, केंद्र पूरे देश के लिए और राज्य जो है राज्य में सत्ता के लिए, इसी को कहा जाता है संघवाद यानी फेडरलिज्म। अब भारत के संविधान में भी यही कहा गया, इस संघवाद का जिक्र है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर गुजरात में है? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्शन क्या दिया गया है। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? तारापुर, नरोरा, काकरीपाड़ा या राणा प्रताप सागर। सही जवाब हो जाएगा काकरपाड़ा। ठीक है, काकरापाड़ा जो है कहाँ पे स्थित है? आपका गुजरात में है। ठीक है, याद रहेगा आपको, गुजरात में है। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये ताप्ती नदी के किनारे है और सूरत के पास, क्योंकि ये भी पूछा गया था ताप्ती नदी, तो इसलिए मैंने जिक्र कर लिया। नरोरा कहाँ है? तो ये यूपी के जो है बुलंदशहर में है। और तारापुर कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तारापुर कई बार पूछा गया है, इसको भी याद रखना है, महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखिए, आप इतना दूर तक आए हैं यानी वीडियो आपको पसंद आया है, तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कर दें। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। आपसे जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबका